दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे गरीब व्यक्ति की है जो गरीबी के चलते अपनी बेटी की मात्र 16 साल की उम्र में ही शादी कर देता है। और वो लड़की भी जब शादी कर अपने ससुराल में जाती है तो 5 सालों के अंदर ही उसके 3 बच्चे भी हो जाते हैं। पर शादी के जैसे ही 5 साल का समय गुजरता है, एक दिन उसके पति की एक बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। अब जरा सोच करके देखिए उस महिला के ऊपर क्या गुजरी होगी। दरअसल उसके बाद से वो महिला अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए एक ऐसे सफ़र पर निकल पड़ती है कि जिसकी वजह से कई लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है कि आखिरकार इसमें गलत था कौन और गलती थी किसकी। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर की। लखनऊ का एक थाना पड़ता है मड़ियाव। बात कर रहा हूं मैं 4 दिसंबर की सुबह सुबह। दरअसल इसी मड़ियाव थाना के थाना प्रभारी रघुवीर सिंह जब कुछ काम कर रहे थे, अचानक उनके नंबर पर एक फ़ोन आता है। जब कॉल को रिसीव करते हैं तो फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि साहब, मैं ककौली गांव से बोल रहा हूं। दरअसल ककौली गांव के बगल ही बड़ी खदान के पीछे एक कार में आग लगी है, आप जल्दी से आ जाइए। सुबह सुबह ही थाना प्रभारी को जब इस तरह की सूचना मिलती है, फ़ौरन अपनी टीम को लेकर के घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे पहले से ही काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे। दरअसल वो कार भी जो पूरी तरीके से जल चुकी थी, इस तरीके से जली थी कि उसका नंबर भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस कार के अंदर कितनी भीषण आग लगी होगी। हालांकि पुलिस जब कार को चेक करती है तो कार के अंदर से एक छोटा सिलेंडर के साथ साथ कुछ शराब की बोतल तो मिलती है, लेकिन उसी कार के अंदर एक मानव कंकाल के साथ साथ एक खोपड़ी भी पड़ा हुआ था जो उसी आग में पूरी तरीके से जल चुका था। दरअसल उस कंकाल को देखने के बाद ये भी नहीं मालूम चलता है कि मरने वाली एक महिला है या फिर पुरुष। पुलिस अभी अपनी कार्रवाई वहां पे कर ही रही थी, तभी वहां पे एक लड़का पहुंच जाता है जिसका नाम है रंजीत। रंजीत जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास। दरअसल रंजीत पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा एक बड़ा भाई है जिसका नाम है अजीत। अजीत जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास। दरअसल रंजीत पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा बड़ा भाई अजीत जो कल शाम को अपनी कार लेकर के एक शादी समारोह के लिए निकला था, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आया है और उसका नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा है। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये कार मेरे भाई की ही है। रंजीत जब इस तरह की बातें कहता है, उसके बाद से पुलिस रंजीत के ही तहरीर पे उसके भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज कर ही लेती है। साथ ही साथ उस कंकाल को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और सच्चाई पता लगाने के लिए कि मरने वाला एक महिला है या फिर पुरुष, जब उसका डीएनए जांच करवाती है तो डीएनए रिपोर्ट से ये साफ मालूम चल जाता है कि दरअसल मरने वाला एक पुरुष ही नहीं है, बल्कि रंजीत का ही बड़ा भाई अजीत था। दरअसल अजीत की जब हत्या की रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद से पुलिस उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट हटाने के बाद से हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर इस केस की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले रंजीत को थाने में बुलाती है और फिर रंजीत से ही पूछताछ करती है। इस पर रंजीत पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, कल शाम के 7 बजे के आसपास मेरा भाई अपनी कार लेकर के घर से निकला था और जब वो घर से निकल रहा था तो बता रहा था कि वो शादी समारोह में जा रहा है, लेकिन उसके बाद से वो घर वापस नहीं आया। जिस शादी समारोह में गया था, पुलिस अपनी टीम के साथ वहाँ भी जाती है और वहाँ के लोगों से सुजीत के बारे में पूछताछ करती है। इस पूछताछ में पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल सुजीत जो शादी समारोह में गया ही नहीं था। पुलिस को जब इस तरह की सूचना मिल जाती है, उसके बाद से पुलिस सच्चाई पता लगाने के लिए अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। और जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 6 दिसंबर को एक खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, 3 दिसंबर को अजीत को 2 लोगों के साथ दिखा गया था, जिसमें से एक का नाम है सुरजीत और दूसरे का नाम है अजय पांडे। सुरजीत जिसकी उम्र है लगभग 42 साल के आसपास, जो हरिओम नगर में रहता है। दरअसल सुरजीत जो अपना खुद का सिक्योरिटी एजेंसी चलाता है
और उसी एजेंसी में अजय भी काम करता है। खबरी जब इस तरह की सूचना देती है, उसके बाद से पुलिस जब सुरजीत से पूछताछ करने के लिए हरिओम नगर जब उसके किराए के कमरे पर पहुंचती है तो मालूम चलता है कि सुरजीत अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है। उसके बाद से पुलिस अब सुरजीत को ढूंढना शुरू कर देती है और आखिरकार अगले दिन ही सुरजीत को रोशनाबाद से गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब सुरजीत को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और जब सुरजीत से अजीत की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो सुरजीत भी बगैर किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, अजीत की हत्या मैंने ही किया है। लेकिन सुरजीत जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो उसके बाद से एक ऐसी सच्चाई से पर्दा हटता है जिसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल सुरजीत जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले का रहने वाला है, ऑलरेडी शादीशुदा भी है और उसके बच्चे भी हैं। लेकिन सुरजीत इसी ककौली के हरिओम नगर में किराए का कमरा लेकर के रहता है और अपना खुद का सिक्योरिटी एजेंसी चलाता है। दरअसल सुरजीत के ही सिक्योरिटी एजेंसी में अजीत भी काम करता है और उसका भाई रंजीत भी। सिक्योरिटी एजेंसी का जब काम शुरू करता है, काम जब बेहतर तरीके से चलने लगता है, कम ही समय में सुरजीत अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। पर कहते हैं ना कि इंसान के पास जब अचानक से ढेरों सारा पैसा आ जाता है, उसका दिमाग नहीं काम करता है और वो अय्याशी करने लगता है। दरअसल सुरजीत के साथ में भी सेम कुछ ऐसी होता है। सुरजीत के पास भी जब अचानक से पैसा आ जाता है, उसके बाद से वो मौज मस्ती करने लगता है। दरअसल एक दिन सुरजीत जब घूमते हुए इसी ककौली गांव में जाता है तो ककौली गांव की ही रहने वाली एक महिला को देखता है जिसका नाम है रानी। रानी जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास, जो ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं है बल्कि उसके 3 बच्चे भी हैं। लेकिन रानी के पति का 1 साल पहले ही मौत हो चुकी है। दरअसल रानी की भी अजीब सी कहानी है। रानी जो कि बेहद ही गरीब परिवार से है और गरीबी के चलते उसके पिता मात्र उसकी 16 साल की उम्र में ही शादी कर देते हैं। शादी कर जब अपने ससुराल में आती है, लगभग 4 साल का समय गुजरता है और इन 4 सालों में उसके 3 बच्चे भी हो जाते हैं। पर जैसे ही 1 साल का और समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन एक बीमारी की वजह से रानी के पति की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से रानी के ऊपर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसके बाद से रानी बड़ी मुश्किल से जहाँ तहाँ मजदूरी का काम करती है और बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश करती है। दरअसल सुरजीत जब रानी के गांव में घूमने के लिए जाता है और जब रानी को पहली बार देखता है तो पहली नज़र में उसे पसंद कर लेता है, क्योंकि सुरजीत को भी पहले से ही रानी की पूरी कहानी मालूम था। सुरजीत को लगता है कि रानी उसके लिए एक बेहतर मौका है, इसीलिए वो बार बार रानी के घर पे जाने लगता है और उससे मीठी मीठी बातें तो करता ही है, साथ ही साथ मदद के नाम पर कुछ पैसे भी देने लगता है। और जब भी उसके घर पे जाता है तो उसके बच्चों के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ भी लेकर जाता है, जिसकी वजह से रानी भी उसके मोह माया के जाल में फंस जाती है और आखिरकार ना चाहते हुए भी सुरजीत और रानी के बीच में अवैध संबंध शुरू हो जाता है। और एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। दरअसल उसके बाद से सुरजीत को जब भी मन करता है, रानी के घर पे जाता है और जाकर मुलाकात कर लेता है। उसके बाद से रानी भी बदले में उससे पैसे ले लेती है और अपने बच्चों की परवरिश करने लगती है। ये सिलसिला लगभग 6 महीनों तक चलता है। लेकिन एक दिन सुरजीत जब अजीत के साथ बैठ करके शराब पी रहा होता है, अपनी और रानी की सारी बात अजीत से बता देता है। दरअसल अजीत को जब मालूम चलता है कि सुरजीत का उसी के गांव के रहने वाली रानी के साथ में अवैध संबंध चल रहा है, उस दिन तो उसकी सारी बातें सुन लेता है, लेकिन उसके बाद से अब सुरजीत को ब्लैकमेल करने लगता है। दरअसल एक दिन अजीत सुरजीत से कहता है कि जैसे तुम रानी से मुलाकात करते हो, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ, और अगर वो मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं होगी तो तुम दोनों के रिश्ते के बारे में मैं सबको बता दूंगा। अजीत जब इस तरह की बातें कहता है तो ये सुन करके सुरजीत भी एकदम से घबरा जाता है। दरअसल सुरजीत को लगता है कि उसका बना बनाया प्लान अब सब कुछ कहीं बिगड़ ना जाए, इसीलिए सुरजीत मजबूर होकर के अजीत से वादा कर लेता है और इस सिलसिले में जा कर के रानी से बातचीत करता है। हालांकि रानी से जब कहता है, रानी इसके लिए तो तैयार नहीं होती है, लेकिन सुरजीत जब उसे तरह तरह की बातें कहकर समझाने की कोशिश करता है, आखिरकार रानी भी अजीत से मिलने के लिए तैयार हो जाती है।
और वादे के मुताबिक एक दिन सुरजीत अजीत को लेकर के रानी के घर पे जाता है और अजीत पहली बार रानी से मुलाकात करता है। लेकिन पहली मुलाकात में रानी अजीत के ऊपर इस प्रकार से फिदा हो जाती है कि उसके बाद से उसका दीवाना हो जाती है, क्योंकि अजीत और रानी जो दोनों लगभग एक ही उम्र के थे। अजीत जो रानी के पहले से ही जानता था और रिश्ते में उसे भाभी कहकर के बुलाता था। दरअसल रानी जब पहली बार अजीत से मुलाकात करती है उसके बाद से अजीत का इस प्रकार से दीवाना हो जाती है कि उसके बाद से अब रानी धीरे धीरे सुरजीत को भूलने लगती है। दरअसल उसके बाद से सुरजीत जब भी रानी से मिलने के लिए जाता है तो रानी कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल देती है और रानी का जब भी मन होता है अजीत से मुलाकात ही नहीं करती है, बल्कि अजीत अब रानी को अपनी गाड़ी में भी बिठा करके जहाँ तहाँ घुमाने लगता है। इधर सुरजीत जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है और रानी जब उससे मिलने के लिए तैयार नहीं होती है, आखिरकार सुरजीत सच्चाई पता लगाने लगता है कि आखिरकार रानी उससे मिलना क्यों नहीं चाहती है। जब थोड़ी सी कोशिश करता है, आखिरकार सुरजीत को ये मालूम चल जाता है कि अजीत की वजह से रानी उससे मिलना नहीं चाहती है। जब सुरजीत को यह सारी सच्चाई मालूम चलता है तो ये जान करके सुरजीत को काफ़ी बुरा लगता है। दरअसल सुरजीत सोचता है कि रानी को सबसे पहले मैंने फांसा था और अजीत उसे लेकर के उड़ गया। सुरजीत को यह भी लगता है कि जब तक अजीत उससे मुलाकात करता रहेगा रानी कभी मुझसे नहीं मिलेगी। इसीलिए रानी से मुलाकात करने के लिए सुरजीत मजबूर होकर के अजीत को ही हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है और फिर अजीत को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान बनाता है और अपने इस प्लान में अपने ही सिक्योरिटी एजेंसी में काम करने वाले अजय पांडे को शामिल कर लेता है। दरअसल अजय भी जो कि मूल रूप से सीतापुर के ही रहने वाला है। जब अपने पूरे प्लान के बारे में अजय से बताता है तो अजय भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से ये दोनों मिल करके एक सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। दरअसल 3 दिसंबर को शाम के वक्त जब अजीत अपनी कार लेकर के शादी समारोह के लिए निकलता है, इस बात की जानकारी सुरजीत को मालूम चल जाता है। दरअसल सुरजीत जो अपने साथ एक तेजधार हथियार लेकर के ककौली गांव के बाहर जाकर के खड़ा हो जाता है और जब इधर से अजीत अपनी गाड़ी लेकर गांव से बाहर निकलता है, दोनों अजीत से मुलाकात करते हैं। सुरजीत अजीत से कहता है कि मेरे पास ढेरों शराब की बोतल है, क्यों न चल करके हम पार्टी करते हैं। हालांकि अजीत उससे कहता है कि मैं शादी समारोह में जा रहा हूं, लेकिन सुरजीत उसे समझाते हुए कहता है कि पहले शराब पी ले, उसके बाद तुम शादी समारोह में चले जाना। अजीत भी इन दोनों की बात में आ जाता है और फिर तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसके बाद से अजीत अपनी गाड़ी को लेकर के इसी ककौली गांव के बड़ी खदान के पीछे लेकर के चला जाता है और फिर गाड़ी के अंदर ही बैठ करके तीनों शराब पीने लगते हैं। दरअसल उसके बाद से सुरजीत और अजय दोनों अपने प्लान के तहत सबसे ज़्यादा मात्रा में अजीत को ही शराब पिलाते हैं, जिसकी वजह से अजीत जब काफ़ी नशे में चूर हो जाता है, उसके बाद से अजीत को पिछली सीट पे ले जाकर के लेटा देते हैं। दरअसल अजीत के गाड़ी के अंदर ही एक छोटा सा सिलेंडर था, क्योंकि जब वो घर से निकला था उस सिलेंडर को भरवाने के लिए ले जा रहा था और उसके गाड़ी के अंदर ही एक बोतल में ढेरों सारा पेट्रोल भी भरा हुआ था। जब अजीत काफ़ी नशे की हालत में पिछली वाली सीट पे सो जाता है, उसके बाद से सुरजीत जो गाड़ी के अंदर सिलेंडर पड़ा हुआ था उसे खोल देता है और पेट्रोल बाहर निकाल लेता है। पेट्रोल बाहर निकालने के बाद गाड़ी के तमाम शीशों को बंद कर देता है और फिर गाड़ी के चारों तरफ उस पेट्रोल को छिड़कने के बाद उसे आग के हवाले कर देता है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर ही अजीत जो पूरी तरीके से झुलस जाता है और घटनास्थल पे ही उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद से सुरजीत और अजय जो दोनों मौके से फरार हो जाते हैं। वाकई में सुरजीत जब यह पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो उसके बाद से पुलिस सुरजीत के ही तहरीर पे अजय को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है उसके बाद से ये भी पता लगाने की कोशिश करती है कि क्या अजीत की हत्या के बारे में रानी को भी मालूम था। हालांकि पुलिस जब इस दिशा में जांच पड़ताल करती है तो मालूम चलता है कि अजीत की हत्या करने के बारे में रानी को वाकई में कुछ भी नहीं मालूम था। पुलिस जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है उसके बाद से जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों को ही जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।